दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी के बीपीएससी के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप एक अच्छा स्कोर यदि करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक अवश्य तैयार कर लेनी चाहिए। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला होगा। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का, तो आप इस बुक को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिया गया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंडियन पॉलिटी की ये हमारी पहली वीडियो होगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आंसर याद रखेंगे, कलकत्ता में, यानी 1774 में किया गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यह अधिकार दिया गया। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? आंसर याद रखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बीपीएससी टीआरई के साथ ही साथ यदि किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? आंसर याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास को दो भागों में याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बनाए गए कानून को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बनाए गए कानून को भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आपको ये शब्द ध्यान रखना होगा, जहाँ भी रेगुलेटिंग एक्ट शब्द आता है वो आपको याद रखना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित होगा, और भारत शासन अधिनियम शब्द आता है तो वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए कानून यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्गत कानून पिट्स इंडिया एक्ट 1784, देन चार्टर एक्ट 1793 में आया, फिर चार्टर एक्ट 1813 का, चार्टर एक्ट 1833 एंड लास्ट है चार्टर एक्ट 1853, क्योंकि 1853 के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। इसके तहत भारत शासन अधिनियम लाया गया 1858 में। अगला याद रखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है, फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 भी आया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 एंड भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि आज़ादी के पहले ये सभी कानून अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। अगला पॉइंट देखेंगे, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। स्टार लगाएंगे, ये प्रश्न कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको अधिक से अधिक बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला पॉइंट, बॉक्स में दिए गए पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? यह विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया। अंतरिम सरकार का गठन जो कि 1946 में हुआ था, इसमें जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले सौंपे गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इससे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था, लियाकत अली खां को वित्त विभाग और सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया। इसी के साथ देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। किसकी समीक्षा के लिए गठन हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, जिसमें साइमन गो बैक का नारा लगा क्योंकि उसमें उपस्थित सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। इन सभी पॉइंट्स का आपको बार बार रिवीजन करना है ताकि एग्जाम तक चीज़ें आपको याद रहें। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे इसमें। संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, इनके द्वारा किया गया था प्रथम बैठक की अध्यक्षता। भारत की संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो भारत का संविधान स्वीकारा गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे संविधान सभा के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ पर आपके 3 प्रश्न तैयार होते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 11 दिसंबर को बनाए गए। संविधान निर्माण का प्रारूप 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये बॉक्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में। अगला पॉइंट देखेंगे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया।
आगे देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। इसलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष कानून दिवस भी मनाया जाता है, संविधान दिवस, कि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान पूर्णतः तैयार हुआ था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर VR अम्बेडकर। ये प्रश्न पूछा गया है TRE 1 में। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। ये PRT के साथ ही साथ जूनियर TGT PGT सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जूनियर से लेकर के TGT PGT के एग्जाम में 40 अंक के GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य नाम देखेंगे। N गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, जो कि बाद में इनके स्थान पर N माधव राव आए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी आए। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर की संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 50 तक। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946-47 में। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर भी किए। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरा खुद का सिलेक्शन भी BPSC TRE 3 में हुआ है, तो ये बुक मेरे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। इसलिए मैं बार बार आपको सजेशन दे रही हूँ कि आप भी NCERT बुक को जरूर पढ़ें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। एक एक पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? यह आयरलैंड से अभिप्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह कनाडा से प्रेरित है। संघात्मक व्यवस्था। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यदि 2-4 बार इसका रिवीजन आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सभी फैक्ट याद हो जाएंगे।
भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? आंसर होगा जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह रूस से प्रेरित है। स्टार लगाएंगे सभी पॉइंट्स पर। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यह ब्रिटेन पर आधारित है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर होगा। मूल अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगे और एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या अपनाया गया है, यहाँ पे सभी को दिया गया है एक साथ। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया गया है। दूसरा, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। आप बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। अगला देखेंगे, ब्रिटेन से क्या अपनाया गया है भारतीय संविधान में? विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया भी हमारी ब्रिटेन से ली गई है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ब्रिटेन से अपनाया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका को भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से अपनाया गया है। कई बार प्रश्न एकल नागरिकता ये पूछा गया है ब्रिटेन से, जो कि लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या अपनाया गया है भारतीय संविधान में? तो याद रखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से अपनाया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विधि भी साउथ अफ्रीका से अपनाया गया है। कनाडा से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से अपनाया गया है। केंद्र तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की विधि भी कनाडा से अपनाई गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं कनाडा से अपनाई गई हैं। अगला हम देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो समवर्ती सूची मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई है। प्रस्तावना की भाषा हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आयरलैंड से अपनाया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यह आयरलैंड से लिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो याद रखेंगे आयरलैंड से। फ्रांस से क्या अपनाया गया है भारतीय संविधान में? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से अपनाया गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन अपनाया गया है जर्मनी से। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। भारतीय संविधान की विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। इन सभी भाग को हम बारी बारी से देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि याद करने में भी आसानी होगा। भाग 1 में विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में दिया गया है।
भाग 2 में नागरिकता दी गई है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में स्थित है। भाग 3 में है मूल अधिकार, स्टार लगाएंगे। भाग 3 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित है। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित है। भाग 4 का जो कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 51 का में स्थित है संविधान के अनुच्छेद में। अगला है भाग 5 जिसमें कि संघ का उल्लेख किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद याद रखेंगे 52 से लेकर के 151 तक संघ दिया गया है। भाग 6 में है राज्य यानी कि द स्टेट्स जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक उल्लेखित है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान जो कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है, यानी कि अब ये समाप्त हो चुका है भाग 7। भाग 8 याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 इसमें पंचायत है, 243 से लेकर के 243 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 का जो कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसमें नगर पालिकाएं उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 यह 6 तक है। भाग 9 ख जोड़ा गया जो कि सहकारी समितियां विषय से संबंधित है, 243 यह ज से लेकर के 243 यह न तक अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। भाग 10 याद रखेंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इससे संबंधित अनुच्छेद है 244 क। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध को बताया गया है जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक उल्लेखित है। भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद जो कि अनुच्छेद 264 से 301 तक उल्लेखित है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है जो कि अनुच्छेद 301 से 307 तक उल्लेखित है। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक उल्लेखित है। भाग 14 ए याद रखेंगे जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अधिकरण 323 क से लेकर के 323 ख में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन यानी इलेक्शन दिया गया है जो कि 324 से लेकर के 329 क तक उल्लेखित है। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, इससे संबंधित आर्टिकल है 330 से लेकर के 342 तक। भाग 17 याद रखेंगे राजभाषा, स्टार लगाएंगे, यह 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 18 आपात उपबंध जो कि 352 से 360 तक अनुच्छेद में उल्लेखित है। भाग 19 है प्रकीर्ण जो कि 361 से 367 में उल्लेखित है। भाग 20 संविधान संशोधन दिया गया है, इससे संबंधित अनुच्छेद है 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं, 369 से 392 में यह अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। भाग 22 याद रखेंगे संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इसमें उल्लेखित है जो कि अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय एक संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यदि प्रश्न पूछा जाए मूल संविधान से तो राइट आंसर होगा 8, यानी कि भारतीय मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? नए राज्य का गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य
क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो राइट आंसर है 5वीं अनुसूची। अगला पॉइंट देखेंगे, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? राइट आंसर होगा 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची को अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आइए एक साथ देखते हैं अनुसूचियां। पहली अनुसूची जो कि राज्य, संघ एवं राज्यों के नाम एवं उनकी सीमाओं से संबंधित है। यदि पूछा जाए दूसरी अनुसूची तो यह पेंशन और वेतन भत्ते से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते से याद रखनी है। यदि तीसरी अनुसूची पूछा जाए तो इसमें संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है, यानी तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची है राज्यों और संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची है। 5वीं अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 7वीं अनुसूची मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची शामिल किए गए इसमें विषय है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। अगली अनुसूची देखेंगे 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध किए गए हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगली टॉपिक हमारी है भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। इससे प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में बनते हैं। एनसीईआरटी बुक आपके एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी है। यदि आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करनी चाहिए। आपको बता दें कि एनसीईआरटी पर आधारित आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। चाहे तो आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होगा। स्टार्ट करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत नाम से किया गया है, यानी इंडिया अर्थात भारत, जिसका हिंदी में होगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक है। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली हमारी संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इस पॉइंट को ध्यान देंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है
यह किससे निर्धारित होता है? तो यह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय संविधान के मूल्य कौन कौन से हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के मूल्यों में शामिल है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये शब्द भारतीय संविधान के मूल्यों में शामिल किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं मूल संविधान में। यदि प्रश्न पूछा जाए तो सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला पॉइंट होगा भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर ने कहा था यह कथन। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान इसका मूल कारण है। भारतीय संविधान के बृहद होने का भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ना कि पूरी तरह कठोर और पूरी तरह लचीला। इस पॉइंट को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का कथन है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? केसी वियर ने। बुक आपका पॉइंट हमारा है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? आंसर होगा जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, महात्मा गांधी का कथन था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? G. ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। ये सभी कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इंडियन पॉलिटी से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप सारे प्रश्न को आसानी से करके आएंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? आंसर याद रखेंगे राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से देखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 याद रखेंगे। इस शहर मुंबई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, ये हमारी अगली टॉपिक है। 7वीं अनुसूची से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं क्या है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता याद रखना है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। स्टार लगाएंगे क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। संविधान संशोधन भी याद रखना है।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भूमि सुधार किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? तो यह राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है रेलवे और पुलिस। अगला पॉइंट देखेंगे, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। कृषि पंचायती राज की सूची से संबंधित है, तो ये भी राज्य सूची से संबंधित विषय है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd यानी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित है? तो ये सूची 3rd यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। 3 सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय यहाँ पे एक साथ देखेंगे आप। संघ सूची के अंतर्गत आता है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर और सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर या जो कि कृषि से भिन्न होगा, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी विषय संघ सूची में शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से विषय राज्य सूची में शामिल है। तो राज्य सूची में शामिल है लोक व्यवस्था, पुलिस जो कि रेल व ग्रामीण पुलिस सहित होगी, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ राज्य सूची का विषय है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची में शामिल है। पशुपालन और सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन ये राज्य सूची के विषय है। भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर ये सभी राज्य सूची में शामिल विषय हैं। अगला देखेंगे समवर्ती सूची में शामिल प्रमुख विषय है दंड विधि प्रक्रिया सहित आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों, अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट और माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्त, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण ये सभी समवर्ती सूची में शामिल विषय है। आपको ऐसे ही सभी विषय को याद रखना है क्योंकि इससे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी बुक आपके लिए बेहद ही उपयोगी है। यदि आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान इस बुक को पढ़ा है। यदि आप भी एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको इस बुक को ज़रूर प्रीफर करूँगी। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा एग्ज़ाम में, इसलिए बस इन्हीं चीज़ों को आपको बार बार रिवीजन के थ्रू याद रखना है। प्रस्तावना यानी उद्देशिका क्या है संविधान की? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यदि आपको ये संविधान की प्रस्तावना याद हो जाएगी तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। प्रस्तावना से संबंधित संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती वाद। 1973 में यह कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद। संविधान संबंधी विचार देखते हैं, इससे प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलेगा। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? इसका सही भाव है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 की रूसी क्रांति से ये लिए गए शब्द हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? यह S.R. बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि एक ही बार हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? उसका संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी भी राज्य का। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी है? के.एम. मुंशी ने दी है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में 1960 में किया था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगला है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। अगली टॉपिक स्टार्ट होती है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यदि आप किसी भी टीचर्स या टॉपर्स की सुनते होंगे तो सबके द्वारा यही सजेशन दिया जा रहा है। मेरा खुद का भी सिलेक्शन BPSC TRE 3 में हुआ है और मैं अपने अनुभव से आप सभी को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि ये आपके लिए बुक बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आप एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में इन सभी चीज़ों को याद रख सकें। अनुच्छेद 13 भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे, यह दिया गया है अनुच्छेद 13 में। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह अधिकार संसद को है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? तो भारत राज्यों का संघ होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित किया गया है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये 20 सीटें आरक्षित है। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 में विषय वस्तु क्या है? अनुच्छेद 1 में लिखा गया है संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में वर्णित है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। आगे हम देखेंगे नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त होती है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग सभी एग्जाम में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में भारत में एक नया राज्य के रूप में बनाया गया था सिक्किम। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। भारत के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा कब मिला था? ये डेट आपको याद रखनी होगी। किस वर्ष में राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो सबसे पहले देखते हैं असम को विशेष राज्य का दर्जा 1969 में मिला है। हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 के बीच दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को 1986 से 1987 के बीच में दिया गया। नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972, त्रिपुरा को 1972 में और मिजोरम को 1986-87 के बीच दिया गया। अगली पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय परिषदें यानी जोनल काउंसिल से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि 5 जोनल काउंसिल हैं, जिसमें कि दिशाओं के आधार पर याद रख सकते हैं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण और एक है बीच का यानी कि मध्य केंद्रीय जिसे कहेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है जिसका मुख्यालय दिल्ली में। इसमें सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली का क्षेत्र। इसका मुख्यालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि पूछा जाए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली याद रखेंगे। यदि पूछा जाए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय तो ये प्रयागराज में है। इसमें शामिल क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय पूछा जाए तो ये कोलकाता में है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम राज्य के क्षेत्र इसमें शामिल हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव के क्षेत्र शामिल हैं इसमें। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, तेलंगाना के क्षेत्र शामिल है। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है।
भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दिए गए हैं। इनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी क्या है। तो अंडमान व निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दादरा व नागर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी दमन। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। लक्षद्वीप की करवत्ती। पुदुचेरी की पुदुचेरी ही है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। जम्मू है। लद्दाख की लेह है राजधानी। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में है तथा सबसे छोटा माहे पुदुचेरी में है। अगली टॉपिक हमारी है भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। भारतीय संविधान के भाग में हम सबसे पहले देखेंगे नागरिकता, जो कि संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने प्रकार होते हैं, यानी भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो यह याद रखेंगे 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जाता है। नंबर 1 है जन्म से, दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा और 5वां है भूमि के अर्जन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इन 5 प्रकार से भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो भारत में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं इसे। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है यहाँ, लेकिन भारत में याद रखेंगे यहाँ एकल नागरिकता है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAA कहा जाता है। CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, तो इसमें शामिल देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाती है? परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? लगातार 7 वर्षों तक। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं इसे बारी बारी से। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है। 7 अनुच्छेद में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हों उनका उल्लेख है। अनुच्छेद 9 में जिन व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 9 में है। नागरिकता संबंधित अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 11 देखेंगे संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन अनुच्छेद 11 में है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का स्टार लगाएंगे इस पॉइंट को। भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे PIO कहा जाता है का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। कोई भारतीय मूल के व्यक्ति हो जो कि PIO कार्ड धारक हो वो कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। यहाँ पर हम एक साथ देखेंगे क्या है NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना की गई है जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी। परिभाषा के आधार पर तुलना की जाए, NRI या भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक होता है, वह कहलाते हैं अप्रवासी भारतीय। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO की परिभाषा देखते हैं, स्वयं या उनका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है
वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। अगला देखेंगे, परिभाषा के आधार पर OCI यानी विदेशी भारतीय नागरिक कौन होता है? तो एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक यानी OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। अगला हम तुलना करेंगे भारतीय नागरिकता के आधार पर। तो NRI ये भारतीय नागरिक ही है कि अर्हता रखनी चाहिए। भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं नागरिकता के लिए। भारत में भारतीय संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। अगला देखेंगे, प्राप्त होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? तो NRI को सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला याद रखेंगे, PIO को कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता है। विदेशी भारतीय नागरिक यानी OCI को एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए ये रह सकते हैं। वीज़ा नहीं लेना होता है NRI को। भारतीय मूल के व्यक्ति को वीज़ा मिलता है। जीवन भर वीज़ा आ जा सकते हैं। मताधिकार के आधार पर देखते हैं तो इन्हें मत देने का अधिकार दे दिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO को मत देने का अधिकार नहीं है। विदेशी भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार नहीं है। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की अनुशंसा की है। अगली टॉपिक हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, भारतीय मूल अधिकार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो BPSC TRE 4 के लिए NCERT पर आधारित हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास में आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये ऐसी हेडिंग है जिससे कि आपके एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे, चाहे वो PRT की तैयारी आप कर रहे हो, जूनियर की या फिर TGT PGT। यदि आपका TGT PGT में सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी है तो इससे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे, वो भी 2 से 3 अंक के क्वेश्चन मात्र इसी टॉपिक से। और एक सामान्य नागरिक होने के तौर पर आपको अपने मूल अधिकार अवश्य ही पता होने चाहिए। तो आपको वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है ताकि एग्ज़ाम में आप आए तो सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है भाग 3 में, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी और EVS की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप चाहे तो सभी वीडियो को बहुत ही आसानी से लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में NCERT से ही प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जा रहे हैं। और यदि सभी टॉपर्स की आप माने तो आपको NCERT बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मेरे भी सिलेक्शन में NCERT बुक का योगदान रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ आप NCERT बुक को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है समानता के अधिकार को। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, वंश, जाति, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। विशेष पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 और 16 को ध्यान में रखकर।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। याद रखेंगे 16(1) और 16(2) संवैधानिक उपबंध यहाँ पर दिए गए हैं। केवल भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त है, हम एक साथ यहाँ पर देखेंगे, और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में वर्णित है। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। पांचवा ध्यान देंगे, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। ये केवल भारतीय नागरिकों को ये मूल अधिकार प्राप्त है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 14, जो कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अपराधी के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ये सभी अधिकार भारतीय और विदेशी नागरिकों सबको प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में अंतर्निहित है। अगला पॉइंट हमारा है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दी गई है भारतीय संविधान में। यहाँ पर हम देखेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान में। तो सबसे पहले वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)A में दिया गया है। कोई वृत्ति या जीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)G में दिया गया है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)E में दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार 19(1)D देता है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 1C देता है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 1B देता है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? यह अनुच्छेद 20C में उल्लेख किया गया है। कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपने खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है?
अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म भी सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो आंसर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका यानी जुडिशरी होती है मौलिक अधिकारों की संरक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा। अगला पॉइंट हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका यानी रीट दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं हैबियस कार्पस। यूपीएससी से लेकर के एसएससी, एनटीपीसी सभी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उससे मौलिक अधिकार से प्रश्न आना अनिवार्य है, तो आपको मौलिक अधिकार को जरूर याद रखना होगा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद जो कि 1973 का है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है? यह एक वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान करता है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद दिया गया है? अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) में किया गया है। इसका उल्लेख 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह एक मूल अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300A में वर्णित है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो कि आपातकाल में भी समाप्त नहीं हो सकता। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1976 में। मूल अधिकार हम देखते हैं यहाँ पर समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। अगली टॉपिक हमारी होगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। इसका प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है जो कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। इम्पॉर्टेंट टर्म है ये। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं होता है यानी इसे कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होती है। अगला पॉइंट हमारा है संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 क में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है।
इम्पॉर्टेंट टर्म है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी बुक आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। यदि एक आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए। अगला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 इम्पॉर्टेंट है, जो कि डीपीएसपी का भाग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन केटी शाह का है। यूपीएससी बीपीएससी सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे एक साथ सभी नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या हैं और उसमें क्या उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 36। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। अगला है अनुच्छेद 37, जिसमें कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना यह उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 38 में देखते हैं, डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 38 में दिया गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। आपको सभी अनुच्छेद को याद रखना होगा क्योंकि ये एक एक अनुच्छेद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। टीआरटी से लेकर के टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, जिसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। अगला अनुच्छेद है 38(2), जो कि आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना इसमें उल्लेखित है। अनुच्छेद 39 का में दिया गया है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अगला है अनुच्छेद 39(ख), समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39(घ) देखेंगे, पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख है। अनुच्छेद 39(अंगा) देखेंगे, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 स्टार लगाएंगे इस पे। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उल्लेख है। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 43 क में उल्लेख किया गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 देखेंगे, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अगला है अनुच्छेद 45, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में, जो कि डीपीएसपी का भाग है। अनुच्छेद 46 में है एससी एसटी दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि दिया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 48 में गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं को वध कर पर प्रतिबंध लगाया गया है और उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 स्टार लगाएंगे। इसी के तहत गौ हत्या पर रोक लगाई जाती है। आर्टिकल देखेंगे, अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अनुच्छेद 48 का में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ईवीएस के लिए ध्यान देंगे। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों तथा स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 में अगला पॉइंट हम देखेंगे, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक व राजनीतिक रूप से मान्यता प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है हमारा, अगली टॉपिक हम देखेंगे मूल कर्तव्य, जिसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये।
चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी, ईवीएस की क्लास समाप्त हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। यदि आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़े हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके एग्ज़ाम में। मौलिक कर्तव्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य टॉपिक। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्लास को। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है हमारा मौलिक कर्तव्य, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो यह संविधान के भाग 4A में उल्लेखित है। स्वर्ण सिंह समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे इस पॉइंट पर। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कई बार प्रश्न पूछा गया है मौलिक कर्तव्य को किसके सुझाव पर शामिल किया गया संविधान में? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद रखेंगे। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न, जिसका राइट आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में यह गठित किया गया था। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा जाता है मूल कर्तव्यों को। अगला पॉइंट हम देखेंगे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो यह नैतिक कर्तव्य यानी कि मोरल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का अंग माना जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। अगला पॉइंट है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? ये सभी नागरिकों को अवश्य ही पता होना चाहिए। आइए हम देखते हैं नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य, जिसमें से कि हम कितने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिसका एनालिसिस हम स्वयं करेंगे। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड देखेंगे स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5 भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अगला पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य दिया गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य हमारा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 11वां मौलिक कर्तव्य बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? तो ये याद रखेंगे विजय इमैनुअल बनाम केरल, जो कि 1986 का केस है। अगला पॉइंट हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती ने जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। जनहित याचिका का जनक किसे कहते हैं? यानी PIL का जनक PN भगवती हैं। आपको याद करने में भी आसानी होगी नाम को। अगली टॉपिक हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रपति। इस टॉपिक को आपको की अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए यह आर्टिकल 58 में दिया गया है। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्या है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए उसे, और किसी भी लाभ के पद पर न हो। यह है राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे इस क्वेश्चन पर। अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, और इसी के साथ याद रखना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एकल संक्रमणी मत पद्धति। बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यदि आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो इससे पूछे गए सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, 100% है। अगला पॉइंट हमारा है भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो कम से कम 50 निर्वाचकों का समर्थन अनिवार्य है इसमें। भारत में उप राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हम देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। राज्यों की विधानसभाएं उसमें भाग नहीं लेती हैं महाभियोग में। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो याद रखेंगे निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ये प्रमुख शर्तें हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होता है। अगला देखेंगे पॉइंट हम भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। अगला पॉइंट भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिकी शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो अनुच्छेद 53 याद रखेंगे। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा इसे प्रारंभ किया जा सकता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आर्टिकल 57। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? आर्टिकल 160 है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, स्टार लगाएंगे इस पॉइंट को। इससे प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक आर्टिकल को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और उसे याद भी करना है। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 56, जिसमें कि राष्ट्रपति की कार्यकाल यानी कि पद की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या रखता है, यह वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 72 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के लिए क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है, यानी कि क्षमादान की शक्ति शॉर्ट में याद रखेंगे, अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है कि वह किसी की मृत्यु दंड को माफ कर दे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पॉइंट पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो पॉकेट वीटो। भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? यह अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से हैं? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप यहाँ आसानी से सभी को एक साथ देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख होता है भारत में राष्ट्रपति का मासिक वेतन। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? यह भारत के राष्ट्रपति पर होती है लागू। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा
रामनाथ कोविंद। 2 ऐसे राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं जो कि बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो बिहार से संबंधित सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन है? तो संघ के मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर्स, राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर्स, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो एक विधेयक जो कि संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। बॉक्स में दिए गए पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकट गिरी का संबंध रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। याद रखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से कितने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है उनका नाम है जस्टिस M हिदायतुल्लाह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहकर काम किया। धन विधेयक यानी कि मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, यानी कि राष्ट्रपति इससे लौटा नहीं सकते हैं किसी भी धन विधेयक को। अनिवार्य रूप से उन्हें हस्ताक्षर करना होता है यदि उनके पास मनी बिल जाती है तो। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14th क्रम है ये हमारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक का कार्य किया था। यदि सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां कौन सी होती हैं? तो जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो तथा जब दंड मृत्युदंड हो। तो राष्ट्रपति क्षमादान की स्थितियां बदल भी सकते हैं। आगे हम देखेंगे, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अगली टॉपिक हम